Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो आइए दोस्तों, इस आसान दौर के अंदर मैं आप लोगों को लिए चलता हूं ब्रेक इवन एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर। जी हां दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। उम्मीद करता हूं ये जो आप लोगों का होमवर्क था ये आप लोगों का बेहद आसानी से हो गया होगा। बिल्कुल एज इट इज था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। बस अंतर था तो केवल एक, और वो ये था कि आप लोगों के जो फिगर्स थे उसका 1/2 यहां पर है। दैट मीन्स यहां पर जो चीज 40 है वो क्वेश्चन नंबर 2 में 80 था, जो यहां 16 है वो वहां पर 32 था। तो अकॉर्डिंगली बस केवल इतना सा फर्क था, बाकी और कुछ नहीं। फिक्स कॉस्ट जैसे यहां 480 है वो वहां 960 थी, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर इजीली आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आप लोगों के एग्जाम का ही एक क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और ये आया था आप लोगों के दिसंबर 2013 के क्वेश्चन नंबर 6 में। जी हां दोस्तों, दैट मीन्स आज से लगभग 11-12 साल, 10-11 साल पुरानी बात है जब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। टू सिमिलर प्रोडक्ट ए एंड बी, दो सिमिलर प्रोडक्ट हैं ए और बी, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी फॉर ए प्रोडक्शन पीरियड हैव द फॉलोइंग डेटा। जो प्रोड्यूस किया जा रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, और उसके डेटाज आपको नीचे दिए रखे हैं। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए की डिटेल, प्रोडक्ट बी की डिटेल। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको रुपीज पर यूनिट। दैट मीन्स एक यूनिट अगर आप ए की बेचते हो तो 50 में बिकेगी, बी की बेचते हो तो 70 में बिकेगी। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज पर यूनिट में आपको दे रखी है 30 एंड 40। तो मुझे एक चीज बताइए, देखो दोस्तों, आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, आपका माइंड ऑन रखना है। और एक स्पेशल चीज जो मैं आप लोगों के साथ ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, आज से पहले के लेक्चर्स में जो भी हुआ वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो चुका। बट आज से इस लेक्चर के साथ आप लोग मेरे साथ एक छोटा सा काम और करेंगे, जो मेरी तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस जो होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो वो यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, क्या है ऐसी गाइडेंस? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स सपोज से क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी स्टार्ट किया है, और ये लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो मेरा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 और उसका पार्ट ए है, लेट्स सपोज से। तो लेक्चर नंबर 11 पार्ट ए, और ये मैंने स्टार्ट कब किया है? ये स्टार्ट किया है मैंने 1 मिनट पर। तो आप लोग इस तरह से अपनी बुक में ये एंट्री डाल लेंगे। सर इसके क्या फायदे हैं, हम ऐसा क्यों करें? दोस्तों, मैं ये चीज बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका फायदा बता देता हूं। कल को जब आप रिवाइज कर रहे हो और रिवाइज करते समय आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ गई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यहां पर ये लिखा हुआ है L11A, इसका मतलब लेक्चर नंबर 11 का जो पार्ट ए है उसमें ये क्वेश्चन 1 मिनट से स्टार्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली आप सीधा लेक्चर नंबर 11A पर चल जाएंगे और आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसको आप वापस से सुन पाएंगे। तो इससे हो सकता है कि वो किसी भी क्वेश्चन में हो जाए। आज हम लोगों ने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो किसी भी क्वेश्चन में आपके साथ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जो हमें नहीं पता। लेकिन इस चीज को करने में आपका हार्डली 10 सेकंड का समय लगेगा। लेक्चर 11A है और ये हमने स्टार्ट किया है 1 मिनट से। आप लोग जैसे ही आपका अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो एक सिंगल क्लिक पर आप देख लेंगे कि कितने मिनट से स्टार्ट हुआ है, और अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हो तो हल्का सा कर्सर घुमाओगे तो वो बता देगा कि कितने मिनट से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ऐसा आप हर एक क्वेश्चन के साथ करेंगे, ऐसा हर एक क्वेश्चन के साथ आप करोगे तो आप लोगों को बेहद आसानी से हो जाएगा ये काम। ठीक है, ऑल्दो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज इंडेक्स बना करके मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव पर ये चीज प्रोवाइड कर दूं, बट आप लोग भी थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा और ये चीज आप भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन कहता है लेबर आवर्स पर यूनिट। दैट मीन्स एक यूनिट को बनाने के लिए अगर मैं प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाता हूं तो मुझे 2 आवर्स लगते हैं। 1 यूनिट 2 घंटे, और वहीं प्रोडक्ट बी की बात करूं तो 1 यूनिट को बनाने में पूरे 6 घंटे लगते हैं। दैट मीन्स 6 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट बी को बनाने में मुझे
3x टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट ए। मतलब कि प्रोडक्ट ए को मैं 2 घंटे में बना लेता हूं, वहीं 6 घंटे लगते हैं मेरे को प्रोडक्ट बी को बनाने में। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोडक्ट बी को जब मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो इतने समय में तो मैं 3 यूनिट बना जाऊंगा प्रोडक्ट ए की। क्लियर है? चलिए, टोटल फिक्स कॉस्ट दैट हैव टू बी इनकर्ड। प्रोडक्ट की जो फिक्स कॉस्ट है जो इनकर होनी चाहिए, कैसे? इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट टू ₹1,80,000। इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है चाहे मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं, चाहे मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं, चाहे मैं कोई सा भी प्रोडक्ट बनाऊं, चाहे नहीं बनाऊं, मेरे ₹1,80,000 की फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर है। इसमें इंस्टीट्यूट ने आपको बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है चाहे मैं कोई सा भी प्रोडक्ट बनाऊं, चाहे मैं दोनों बनाऊं, चाहे मैं कोई सा भी एक बनाऊं, चाहे मैं दोनों ना बनाऊं, मेरी फिक्स कॉस्ट 1,80,000 लगेगी ही लगेगी। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर आर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹60,000 टू बी इनकर्ड ओनली इफ ए इज प्रोड्यूस। और इसके अलावा मतलब 1,80,000 तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर मैं ओनली प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो इसके अलावा का मतलब हो गया एडिशनल। मतलब कि 180 तो कंफर्म फिक्स है, चाहे आप प्रोडक्ट ए बनाओ चाहे प्रोडक्ट बी बनाओ। इसके अलावा अगर मैं केवल प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो मेरे ₹60,000 लगेंगे एंड 72,000 टू बी इनकर्ड ओनली इफ बी इज प्रोड्यूस। और अगर केवल बी बनाता हूं तो 72,000 लगेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कहे कि सर ए और बी दोनों बनाना हो तो देखो भैया 180 तो आपका इररेस्पेक्टिव कोई सा भी बनाओ, प्लस अगर आप ए बना देते हो तो ए का 60,000 और ए और बी दोनों बनाते हो तो 72,000 और जोड़ लो। मतलब कि ये तो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट, ये आप अगर ए बनाते हो तो और ये आप बी बनाते हो तो, इसका मतलब अगर आप ए और बी दोनों बनाते हो तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। क्लियर है? चलिए, अज्यूम नो इन्वेंट्री at present 7,500 units of A and 7,500 units of B are sold। और क्वेश्चन ने कह दिया प्रेजेंटली हम A और B दोनों की 7,500 यूनिट्स बनाते हैं। क्लियर है? इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है तो आप क्या कहोगे? सर 180 जो है वो तो लगेगी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। क्यों? क्योंकि A बनाओ चाहे B बनाओ 180 तो डन है। और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि A भी बना रहा हूं B भी बना रहा हूं तो इसका मतलब ए इसकी जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है वो भी जुड़ेगी, बी की जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है वो भी जुड़ेगी। क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे? रिक्वायर्ड 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट दे रखे हैं, दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच। व्हाट इज द करंट ब्रेक इवन पॉइंट? करंट ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। अब करंट ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आए सर? दोस्तों करंट ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा? अब बड़ा आसानी से आएगा सर। देखो ना सर, आपके पास 7,500 यूनिट्स है, आपके पास 7,500 यूनिट्स है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है व्हाट इज करंट ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट जब क्वेश्चन करंट ब्रेक इवन पॉइंट बोले एंड हमारे पास पर यूनिट की डिटेल हो, पर यूनिट की डिटेल हो तो है क्या पर यूनिट की डिटेल? यस सर, 50-30 एंड अलोंग विद दैट अगर मेरे पास यूनिट्स का रेशियो भी है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट का केस है और मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में आपको मैंने बताया था अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो रेशियो लिया जाएगा क्वांटिटी का, और अगर आपको रुपीज में निकालना है तो रेशियो लिया जाएगा सेल्स वैल्यू का। ठीक है? क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी अचीव बीईपी। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स क्या रहेगी तो वो हम बता देंगे कि अगर हम ए बनाएंगे तो और बी बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली हमने दोनों का आपको बना करके बता देंगे। फिर अगला पॉइंट जो कि ऑल्दो इस चैप्टर से लिंकेज नहीं है बट कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको उस चीज को इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने इंटर में नहीं पढ़ा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। इफ देयर आर ओनली 10,000 लेबर आवर्स पॉसिबल इन प्रोडक्शन पीरियड, जो प्रोडक्शन पीरियड है अगर उसमें हमारे पास केवल 10,000 लेबर आर ही हैं अवेलेबल, What would be the optimum प्रोडक्ट मिक्स? तो आप हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बताइए। दोस्तों इस ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर ऑल्दो हम लोग एक डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के सीएमए फाइनल के लिए, उसको ऑल टुगेदर हम लोग डिफरेंटली डील करेंगे, बट फिर भी अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है तो हम उसको भी डील करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? मैं इसके लिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं सबसे पहला काम करता हूं, मुझे मेरी आदत है गिवन लिखने की। अब ये गिवन कहां से आएगा सर? बुक से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लिख लेता हूं यहां पर गिवन की बात करता हूं तो गिवन ध्यान से सुनिएगा। मेरे को यहां पर प्रोडक्ट ए की डिटेल है, प्रोडक्ट बी की डिटेल है। सेलिंग प्राइस की बात कर लेता हूं तो सेलिंग प्राइस ए की दे रखी है 50, बी की दे रखी है 70। आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, यस सर गिवन है। कितनी है सर? ए की 30 और बी की 40। इसके अलावा आपको लेबर आवर्स दे रखे हैं पर यूनिट की, लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं? तो ए को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और बी को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो वो आपको दे रखी है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। अगर मैं ओनली ए बनाता हूं, ओनली ए बनाऊंगा तो मेरे को स्पेशल फिक्स कॉस्ट है 60,000, और अगर मैं बी बनाता हूं तो मेरी स्पेशल फिक्स कॉस्ट है 72,000। प्रेजेंटली अगर मैं सेल्स यूनिट्स की बात करूं तो प्रेजेंटली क्वेश्चन बोलता है कि दोनों केस में 7500 यूनिट्स एंड 7500 यूनिट्स दोनों के केस में हम लोग प्रेजेंटली बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है करंट ब्रेक इवन पॉइंट। अब करंट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मुझे आपको पता है करंट ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कौन सी? ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फिक्स कॉस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि केस है मल्टीपल प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए और बी दो का, तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट चाहिए। और ब्रेक इवन पॉइंट तो दैट मींस डिवाइड लगा देंगे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा वो अभी हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इसमें ए पॉइंट ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? आपकी जो जनरल फिक्स कॉस्ट है वो ले लो प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ऑफ ए प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ऑफ बी, ये आप ले लीजिए। तो आप देखेंगे क्या क्या आएगा। जनरल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने आपको दे रखी है कि आप चाहे दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट बनाओ, जनरल फिक्स कॉस्ट 1,80,000 लगेगी ही लगेगी, प्लस आप ए बनाओगे तो 60,000 एडिशनल लगेंगे। तो क्या हम ए बना रहे हैं? यस सर बना रहे हैं। अगर बी बनाओगे तो एडिशनल 72,000 लगेंगी। क्या हम बी भी बना रहे हैं? आंसर है यस सर, हम बी भी बना रहे हैं। तो ऐसा करके हमारे पास ओवरऑल फिक्स कॉस्ट जो आएगी वो आ जाएगी कितनी सर? 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000, दैट मीन्स 3,12,000। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरे पास 3,12,000 है? आंसर है यस सर है। इसके बाद मेरा पॉइंट नंबर आता है बी। पॉइंट नंबर बी के लिए मुझे क्या करना है सर? मुझे चाहिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। अब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए पहले मुझे क्या निकालना होगा? पहले तो कंट्रीब्यूशन तो निकालो। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए का कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस दे रखी है 50, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे 30, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20। फिर अगर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी के लिए आप क्या करेंगे? आप इसकी सेलिंग प्राइस लेंगे 70 और इसमें से इसकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे 40, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30। ये तो हो गया इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब आपको क्या चाहिए? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप लोग लेंगे सेल्स मिक्स, और सेल्स मिक्स किसका रेशियो लेंगे? ब्रैकेट में लिख देता हूं रेशियो ऑफ यूनिट्स, रेशियो ऑफ सेल्स यूनिट्स। और सेल्स यूनिट्स का रेशियो क्या है? 7500 इज टू 7500, 7500 इज टू 7500। अब इसको 7500 इज टू 7500 बोलूं या 1:1 बोलूं, एक ही बात है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से हम लोग निकालते हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा सर? 1:1 का रेशियो है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको सर? ए का कंट्रीब्यूशन है 20 और उसकी वेटेज है 1/2, क्योंकि 1:1 बोलूं इसका मतलब हो गया दोनों हाफ हाफ है, तो 1 हाफ इसका 1/2 इसका है, प्लस आपका यहां पर है 30 और इसका भी अगेन 1/2, दैट मीन्स हाफ। ये हो गया। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 20 का 1/2 10 आ जाएगा,
30 का 1/2 15 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल जो है वो आ जाएगा ₹25। और ये हो गया ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि हो गया 25। अब आ जाइए ऊपर फॉर्मूले पर। ये तो सारी वर्किंग्स थी, फॉर्मूले पे आ जाओ। अब आपने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकाल रखा था, यस सर 3,12,000 का ओवरऑल फिक्स कॉस्ट ले रखा था। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने कैलकुलेट कर दिया 25 का, तो 3,12,000 रुपए में अगर मैं 25 का डिवाइड लगा देता हूं तो यह आ जाएगा 12,480। और यहां पर 12,480 यूनिट्स में आएगा कि रुपीस में? सर कैसी बात करते हो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया है तो ये सर यूनिट्स में ही आएगा। तो ये आ गया आपका 12,480 यूनिट्स। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था व्हाट इज करंट ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल्दो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था कि ब्रेक इवन पॉइंट को आप सेग्रीगेट भी करके दिखाओ, तो ऑल्दो आप लोगों को सेग्रीगेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 6 मार्क्स का ओनली क्वेश्चन था, तो उसके लिए 2 मार्क्स में हमने जो इतनी वर्किंग करी दैट्स इनफ। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमको सेफ गेम खेलना है, पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, तो आप इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। 12,480 को 1:1 के अंदर कर देंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए वो हो जाएगा आपका 12,480। उसका 1:1 का रेशियो है तो दैट मीन मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो हो जाएगा आपके पास 6,240 यूनिट। और सेम यही का यही कैलकुलेशन आप लोगों की हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बी के लिए, सेम ये की यही। तो आप यहां पर चाहे डैश कर लीजिए चाहे इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, एक ही बात है। एग्जाम में कॉपी करके आना है, डैश डैश मत कर देना। क्लियर है, 2 मार्क्स डन होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये क्या झमेला है सर, मतलब यहां पर भी कोई ऐसा सिस्टम होता है मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्सिमम ब्रेक इवन पॉइंट। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि आपने इस पूरे केस के अंदर निकाल लिया है ब्रेक इवन पॉइंट प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन क्वेश्चन जानना चाहता है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। अब मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स क्या सर 2-2 ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं क्या? आंसर है नो, 2-2 ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होते कि मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला, एवरेज वाला, बीच का, दाएं का, बाएं का, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो हम यहां पर इसको इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे ये मानते हुए कि अगर हम लोग केवल ए बनाएंगे तो ए का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और बी बनाएंगे तो बी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ऐसे केस में हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं उन दोनों में से जो भी यूनिट कमाएगी उसको कह देंगे मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा ब्रेक इवन पॉइंट इफ ओनली ए प्रोड्यूस्ड। अगर मैं केवल ए बनाता हूं तो मेरा क्या होगा सर? फिक्स कॉस्ट आपकी कौन सी ली जाएगी सर? एक तो आपकी जनरल फिक्स कॉस्ट है वो ले लो 1,80,000 प्लस आपका जो जनरल स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है जो कि है ए की, और ए की है जनरल फिक्स कॉस्ट 60,000 वो ले लो। और सर डिवाइड में अब ऑब्वियस सी बात है अगर केवल ए ही बना रहे हो तो ए का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना था सर? ए का कंट्रीब्यूशन आया था ये रहा 20 रुपीज, तो डिवाइड में लगा देंगे 20। और जैसे ही आप डिवाइड में 20 लगाएंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट ए का आ जाएगा, और ए का कितना आ जाएगा 1,80,000 प्लस 60,000, 1,80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। तो अगर आप केवल ए बनाते हो तो 12,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब आप इसी के साथ सेम एज इट इज आप बना देंगे। अगर आप केवल ए के साथ अगर आप केवल बी बनाते हो तो अब आप हैंड टू हैंड यहां पर क्या कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देंगे इफ ओनली बी इज प्रोड्यूस। अगर मैं केवल बी बनाता हूं तो अगर मैं ओनली बी बनाऊंगा तो आपको मुझे पता ही है कि जो जनरल फिक्स कॉस्ट है वो तो लगेगी 180, लेकिन बस ये 60 की जगह मेरे पास 72,000 हो जाएगा एंड 20 की जगह मैं केवल बी का कंट्रीब्यूशन ले लूंगा और बी का कंट्रीब्यूशन था 30 रुपीज, तो लीजिए 30 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली 1,80,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 30 का कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा 8,400।
चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। तो ये हो गया बीईपी ऑफ बी। अब क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहो तो दे सकते हो। क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव बीईपी, तो हम यहां पर रिपोर्ट में लिख देंगे, रिपोर्ट में लिख देंगे। और रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, लिखिए आपको जब भी रिपोर्ट देनी हो ना, क्वेश्चन ने जो पूछा है वहां से आप लैंग्वेज कॉपी कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट इन अबव सिनेरियो, मतलब आपने लैंग्वेज क्वेश्चन से उठाई, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, इसके आगे छोटी सी लाइन आपको यूज करनी है, क्या, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट इन अबव सिनेरियो, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट इन अबव सिनेरियो will be when we produced only product B. Minimum number of units to achieve break even point in above scenario will be when we produced only product B, and in that case break even point will be 8400 units of product B, will be 8400 units of product B, जो कि आपको आंसर में भी दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है, वो बोलता है इफ देयर आर ओनली 10,000 लेबर आवर्स इज पॉसिबल इन प्रोडक्शन पीरियड व्हाट वुड बी दी ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने इंटर में ऑलरेडी पढ़ा है, बट मैं कभी नहीं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने इंटर में कुछ पढ़ा है। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस केस के अंदर मेरे को आपको पूरा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स समझाना है। ऑल्दो मैं केवल ब्रीफ में समझाऊंगा, डिटेल में जब हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि आप लोगों के पास क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में होता है ना, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। लेट सपोज से मेरे पास खर्चे हैं, ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है, मेरे पास खर्चे हैं 5 लाख रुपए के और मेरे पास पैसा है केवल 1 लाख। मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है ए में, बी में, सी में, डी में। 4 अलग अलग तरीके की चीजें हैं, मेरे पास 4 अलग अलग जगह पर खर्च करने हैं, और अगर मैं इन चारों को खर्च करने पर आऊंगा तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन बिना पैसे वाला आदमी रह गया, पैसे हैं केवल 1 लाख। तो ऐसे केस में क्या करूंगा? ऐसे केस में अब मुझे यहां पर, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आप क्या कहोगे? सर प्रायोरिटी डिसाइड करो। आप क्या कहोगे? सर प्रायोरिटी डिसाइड करो, कौन से को सबसे पहले करने की प्रायोरिटी है। ये तो हम होती है जब हम जनरल लाइफ में चलते हैं, लेकिन जब हम इसी चीज को बिजनेस एस्पेक्ट पर मानते हैं तो हम क्या कहेंगे कि भैया इस पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि आपको मिलने वाला जो रिटर्न है ना दोस्तों, वो आपको पाई का बहुत अच्छे से मिले। मतलब कि आप मुझे एक चीज बताओ, एक जगह है जहां पर 100 रुपए लगाते हो 120 रुपए कमा सकते हो, एक जगह है जहां पर 100 रुपए लगाते हो 300 रुपए कमा सकते हो। आप कौन सी जगह पर 100 रुपए खर्च करना चाहोगे? कोई मंद बुद्धि बालक होगा या बालिका होगी, वही कहेगा इस वाले पे लगाऊंगा सर मैं, भाई है ना तूफानी गेम खेलता है। लेकिन सभी समझदार हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हैं। अब ये अंधविश्वास है या अंधाविश्वास है पता नहीं, बट मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग यही कहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां चाह रहे हो कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है और हर 1 रुपए के बदले मुझे 3 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, हर 1 रुपए के बदले 3 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। इस कारण से दोस्तों वही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है जब आप लोगों के पास कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है। अब आप क्या चाहोगे? लेबर आवर्स लिमिटेड है ना, तो आप चाहोगे कि मेरे को हर 1 घंटे का यूज, हर एक लेबर आवर का मैं यूज इस
तरह करो कि मुझे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो हाईएस्ट हो। ध्यान से सुनना, मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूं और प्रोडक्ट बी बनाता हूं। मेरे ए की कितनी सेलिंग प्राइस है डजंट मैटर, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है डजंट मैटर। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं ए की 1 यूनिट बेचता हूं तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलता है 20 रुपीज का, और अगर बी की 1 यूनिट बेचता हूं तो मुझे मिलता है 30 रुपए का। आप क्या कहोगे, अरे सर बी बनाओ, बी ज्यादा बेच रहा है, सर बी के अंदर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बी बनाओ बी बनाओ बी बनाओ बी बनाओ सर। और मैं क्या कहूंगा, थमो जरा, सब्र करो। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। नंबर ऑफ यूनिट्स तो मैं कितने भी बना सकता हूं, मेरे पास लिमिटेड है लेबर आवर्स। मेरे पास क्वेश्चन ने कहा है देयर आर ओनली 10,000 लेबर आवर्स। इसका मतलब क्या है, इस केस के अंदर मेरे पास लेबर आवर्स जो है वो लिमिटेड है। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर मेरी मैक्सिमम डिमांड नहीं बताई गई कि मैं 1 यूनिट की कितनी मैक्सिमम डिमांड है। होता क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स तब एप्लीकेबल होगा जब हम 2 प्रोडक्ट का मिक्स करें। अरे सर यहां पर तो कितनी यूनिट्स बना सकते हो, सर ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज्यादा बेनिफिट होगा उसके अनलिमिटेड यूनिट्स बना दोगे आप तो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम डिमांड नहीं है। तो इस केस में प्रोडक्ट मिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां पर कोई सा भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स तब बनता है जब हम ये कहते हैं कि भैया प्रोडक्ट ए की पूरी डिमांड फुलफिल हो जाएगी उसके बाद बी बनाएंगे। लेकिन ए की डिमांड कितनी है वो तो बता ही नहीं बता रखा। इसका मतलब अनलिमिटेड डिमांड है, जितना प्रोडक्शन उतनी सेल। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हम यहां पर डिवाइड लगाएंगे लेबर आवर्स के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का चैप्टर करेंगे तो हमारे को क्या करना है, कंट्रीब्यूशन में हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उस 1 यूनिट को बनाने के लिए जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका डिवाइड लगा देंगे। जैसे इस केस में हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है तो इसका मतलब 2 घंटे, और यहां की बात करें तो 6 घंटे। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दोस्तों, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे को हर 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, तो मैं यहां पर निकाला मैंने कंट्रीब्यूशन पर आवर। और कंट्रीब्यूशन पर आवर जब निकाला तो मैंने पाया कि यहां पर 2 घंटे में मैं 20 रुपए कमाता हूं। इसका मतलब हर 1 घंटे में मैं 10 रुपए कमाऊंगा, और हर 1 घंटे में 10 रुपए यहां कमा रहा हूं और यहां पर हर 1 घंटे में 5 रुपए कमा रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहां पर अगर कोई बोले कि आपको कोई एक प्रोडक्ट चुनना है तो आप क्या कहोगे, सर क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों का प्रोडक्ट ए जो है वो आपको 1 घंटे के 10 रुपए कमा के दे रहा है, तो सर सबसे पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, रैंक 1। और फिर अगर इसकी डिमांड फुलफिल होने के बाद भी अगर आपका लेबर आवर्स बच जाता है तो आप इसको देंगे रैंक 2। दोस्तों इसे बोलते हैं पॉइंट नंबर 3, और यहां पर मैंने ये कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर एंड रैंकिंग। मैंने कंट्रीब्यूशन पर आवर और रैंकिंग निकाली है। रैंकिंग किसके बेसिस पर, लेबर आवर्स के बेसिस पर, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं कि भैया मेरे पास लेबर आवर्स लिमिटेड हैं। अब लेबर आवर्स लिमिटेड है तो मैं क्या चाहूंगा, भैया 1 घंटे में जहां से ज्यादा रुपए कमा सकूं मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा, मैं वहां का प्रोडक्शन करूंगा। तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मुझे यहां समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करूं। अब ऑल्दो मैं यहां पर निकालता हूं कि कितने यूनिट्स में बना सकता हूं, तो अब मैं यहां पर कहता हूं कि अगर मैं इस रैंकिंग के आधार पर जाता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि भैया प्रोडक्ट ए बनाओ। तो बनाते हैं, देखते हैं बना करके। इफ प्रोडक्ट ए इज मैन्युफैक्चर्ड, इफ प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रोडक्ट ए अगर बनाता हूं तो मुझे एक चीज बताइएगा ध्यान से, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर पाऊंगा मैं ए का, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए। और मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे आएगा, मेरे टोटल लेबर आवर्स जो कि है 10,000, उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 1 यूनिट को बनाने के लिए लगने वाले आवर्स जो कि है 2। मतलब कि 10,000 आवर्स हैं और मेरे को 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब मैं इस 10,000 आवर्स में कितने यूनिट बना पाऊंगा, मैं बोलता हूं कि मैं केवल 5,000 यूनिट्स बना पाऊंगा। और अगर मैं इसी के अपोजिट में बात करूं, इफ प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड, सर बी क्यों बना रहे हो, रैंक तो है ही नहीं। मैंने कहा फिर भी आप बना करके दोनों जवाब दे दीजिए कि अगर मैं केवल बी बनाऊंगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बी वो कितना होगा, 10,000
डिवाइडेड बाय, एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं, ये 2 क्या है आवर्स। आप चाहो तो लिख सकते हो टोटल लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ बी पर यूनिट ऑफ ए। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 6 आवर्स, दैट मीन्स मैक्सिमम मैं 166 यूनिट्स बना पाऊंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट वुड बी ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अरे ऑप्टिमम का अर्थ क्या होता है सर? बहुत ऑप्टिमम मतलब कि हमारे लिए बेनिफिशियल चीज। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं केवल ए बनाता हूं तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है सर? 12,000। और 10,000 घंटे में कितनी बना पा रहा हूं? ओनली 5,000। क्या ब्रेक इवन भी अचीव हो रहा है क्या सर? 10,000 घंटे में तो हमारे को ए का ब्रेक इवन भी अचीव नहीं हो रहा है। तो फिर बी का देखो, बी का ब्रेक इवन कितना है सर? 8400। और बी का यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना आ पा रहा है सर? 1,666। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को यहां पर ब्रेक इवन भी अचीव हो रहा है क्या? आंसर है नो सर, हमको यहां पर ब्रेक इवन भी अचीव नहीं हो रहा है। और दोस्तों जब आपको यहां पर ब्रेक इवन भी अचीव ना हो तो ऐसे केस में क्या फायदा? तो दोस्तों रिपोर्ट देखिएगा, आप लोगों को बुक में सॉल्यूशन में ही दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर आप लोगों को दिया है, कहां पर है देखिएगा, ये रही कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स। ए का है 10, बी का है 5। विद गिवन 10,000 लेबर आवर्स कैलकुलेशन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? विद 10,000 लेबर आवर्स वन कैन प्रोड्यूस मतलब एक व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकता है ओनली 5,000 यूनिट्स ऑफ ए और 1666 यूनिट्स ऑफ बी विच आर मच लोअर देन देयर रेस्पेक्टिव बीईपी, जो कि अपने आप में अपने खुद के बीईपी से ही कम है। तो जब आपके बीईपी से ही कम है तो भैया घाटे का सौदा है, क्योंकि आशुतोष सर ने कहा था एक कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होने से पहले केवल लॉस होता है, और एक कंपनी को जब ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है उसके बाद जो भी यूनिट बेचता है उस पर होने वाला कंट्रीब्यूशन केवल और केवल प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर जाते हो उसके बाद आपको 1 रुपया भी फिक्स कॉस्ट का रिकवर करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपली जो भी कंट्रीब्यूशन कमाया वो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार वापस से क्विकली रिकैप कर देता हूं। इस क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले पूछा करंट बीईपी बताओ। हमने सिंपली क्या किया, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला दोनों यूनिट का, और उसको उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स के रेशियो में जो था 7500:7500, दैट मींस 1:1, उसके रेशियो में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट लिया। ओवरऑल फिक्स कॉस्ट कौन सी थी? जनरल प्लस स्पेशल ए की प्लस स्पेशल बी की, तीनों को जोड़ा, डिवाइड कर दिया ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आ गया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, और उसको 1:1 में बांट दिया तो बीईपी आ गया ए का भी बी का भी। फिर क्वेश्चन ने पूछा कि मिनिमम बीईपी बताओ। अब यहां पर क्या है, सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मिनिमम बीईपी है ना, मतलब अगर मैं यहां पर आपको बता दूं ना मिनिमम बीईपी में क्या करना है, ये आपको बता दूंगा ना, तो आप फटाफट से इसका आंसर कर दोगे कि हाँ भाई अगर ए बनाना है तो ये आएगा, बी बनाना है तो ये आएगा। लेकिन बच्चा कंफ्यूज यहीं पर हो जाता है कि आखिरकार इसमें प्रेजेंट क्या करके आऊं, आखिर इसमें बता के क्या हूं मैं। तो दोस्तों इसलिए इस पॉइंट को आप लोग मल्टीपल रिवीजन में डालिएगा। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आर लिख लीजिएगा, और आर इसलिए लिख लीजिएगा ताकि आप लोग जब भी इसको रिवाइज करो तो एटलीस्ट आपको इतना सा पता लग जाए कि क्वेश्चन अगर ये बात पूछता है, तो एटलीस्ट हमको पता तो हो कि इसमें सॉल्व करना क्या है। अगर मैंने यहां पर ये क्वेश्चन की जगह आपको ये बोला होता कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट इफ ओनली ए इज प्रोड्यूस, इफ ओनली बी इज प्रोड्यूस, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देते इस क्वेश्चन को। तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते। लेकिन समस्या पता है कहां होती है? समस्या होती है जब आपको यही नहीं पता चलता कि यहां पर करना क्या है। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी बात, और मैं आप लोगों के लिए फटाफट से फुल स्क्रीन कर रहा हूं। आप लोगों ने अगर कॉपी नहीं किया है इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तो फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। ये लीजिए, आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन मैंने कर दी है, जहां से मैंने किया है वहां से फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। इसको यहां से कॉपी कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर आप लोगों का कहीं पर भी कुछ मिसिंग है तो, देन आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद में आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपका कहीं से भी मिसिंग है ना, जहां पर मिसिंग है वहां पर वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देन आप लोग यहां से यहां तक का वीडियो कॉपी कर लेंगे, मतलब सॉल्यूशन कॉपी कर लेंगे, देन आप लोग ये कॉपी करेंगे,
और देन आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। ओ बाबा साहब क्या हो गया, जूम 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 बाबा, ब्लर हो गीला बाबा, जूम 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 जूम। कहां गया बाबा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। ये जब तक अपनी पूरी स्थिति परिस्थिति में आ जाए तब तक क्या करें, इंतजार। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अरे बाबा जल्दी हो जा रे, जल्दी हो जा बाबा, जल्दी हो जा, जल्दी से हो जाओ। अब भैया अगर ये जल्दी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार मैं वीडियो पॉज करूंगा जब तक ये अपनी पूरी दिशा स्थिति परिस्थिति में वापस आए तब तक। यस गाइस, सो ये आ गया अपनी स्थिति में। अब हम भी आ जाते हैं हमारी स्थिति में। चलिए फटाफट से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों मैंने आप लोगों को पता है लास्ट ओल्ड सिलेबस वालों के साथ क्या हुआ था, मतलब जब मैं ओल्ड सिलेबस वालों की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है ना वो सीरियली उस हिसाब से अरेंज नहीं किए थे। मतलब लाइक ठीक है चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कराना है वो सीरियली अरेंज नहीं किया था। मतलब मैं कभी क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं, फिर उसके बाद में मेरे को जो सीरियल बनाना था क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड सो ऑन, ऐसे कर रहा था। उससे क्या है जब आप लोग वापस से रिवाइज करते हो ना तो आपको वो सीरीज या तो क्वेश्चन के बुक के ऊपर लिखनी पड़ेगी कि इस चैप्टर के अंदर ये होता है। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने थोड़ी बुक में और एडिशनल मेहनत करी और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जिस तरीके से रिवाइज करने हैं ना सेम उसी सीरीज में मैंने इन क्वेश्चंस को अरेंज किया है। आप देखोगे मैं हर एक चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलता रहूंगा ताकि आप लोग रिवाइज भी उस सीरीज में आसानी से कर सकें। तो फटाफट से आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को आगे पढ़ने से पहले, अच्छा जी मतलब उधर से जूम हटा तो इधर से जूम चालू हो गया, वो मतलब ब्लर चालू हो गया, वाह। अच्छा इधर भी चालू हो गया, वाह वाह वाह, दोनों जगह वापस ब्लर हो गया। आए हाय आए हाय, इधर नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स बना रहे थे हम। हाँ आया। सबसे पहला काम क्या करना है, अरे भैया इसके ऊपर लिख दो आपका कौन से लेक्चर में ये क्वेश्चन कवर है। से लेट्स से क्वेश्चन लेक्चर नंबर 11A के अंदर कवर है और कितने मिनट पर कवर है, मुझे यहां पर 38 मिनट्स के अराउंड दिख रहा है। आप लोग उसके आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वहां पर कितने मिनट्स दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको सॉल्यूशन चेक करना है, कभी आपको समस्या आ जाए तो। अब देखो आधा ऊपर ब्लर नहीं है, आधा इधर ब्लर है, इसके नीचे का पूरा ब्लर है। वाओ वाओ वाओ, क्या करामात है ना, मतलब टेक्नोलॉजी की हद देखो आप। चलो कोई बात नहीं, जितना हमको दिखाई दे रहा है उतना तो देखें, बाकी आपकी बुक में दिख ही रहा है आपको। तो आइए दोस्तों, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ पिंकू लिमिटेड इज समराइज्ड एज बिलो। पिंकू लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका इनकम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है नीचे। नेट रेवेन्यू 80 लाख। नेट रेवेन्यू 80 लाख का मतलब क्या है, नेट रेवेन्यू 80 लाख का मतलब है दोस्तों टोटल सेल्स 80 लाख। एक्सपेंसेस, अरे भाई साहब ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना वायरस आ गया था, तभी वो नहीं खुला था और तभी वो ब्लर हो गया था। अब वो सही हो जाएगा, अब अपने को अच्छे से दिखेगा, है ना, दिखा ना, अरे हम बोलता हूं सही होता है। आइए चलो जी, नेट रेवेन्यू 80 लाख, 80 लाख रुपए, लेस करेंगे क्या, एक्सपेंसेस, जिसमें इंक्लूड है 40 लाख ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, 88 लाख की टोटल कॉस्ट है, उसके अंदर से 40 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तो इसका मतलब 48 लाख के वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर ना। चलिए तो आप देखो 80 लाख की रेवेन्यू, 88 लाख की कॉस्ट, लॉस होना ही था। अरे लॉस होना ही था, 80 लाख में बेचोगे 88 लाख का खर्चा आएगा तो लॉस होना था, लॉस हो गया 8 लाख का। क्लियर है। आगे चलिए, द मैनेजर बिलीव्स, मैनेजर को बिलीव होता है दैट एन इंक्रीज ऑफ 20 लाख एज ए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इन एडवर्टीजमेंट। अगर हम एडवर्टीजमेंट में 20 लाख रुपए एडिशनली और घुसा देंगे ना, मतलब कि फिक्स्ड खर्चे में, आउटले मतलब कि आउटफ्लो खर्चा, विल इंक्रीज द सेल्स सब्सटेंशियली, तो हमारी जो सेल्स है ना वो सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी, मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगी।
हिज प्लान वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और अच्छे बात होगी तो हर कोई अप्रूव करेगा, तो बोर्ड ने उसकी बात को कह दिया अप्रूव, डन 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 डन। अब क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो अब उसने क्या किया, उसकी बात अप्रूव हो जाती है ना, तो वो उसकी शेकी झाड़ने के लिए उसने क्या कहा, चल रहे बेटा सीएमए फाइनल वाले बच्चे आजा, कुछ क्वेश्चन है तेरे लिए, सॉल्व करके दिखा। क्या है, एट व्हाट सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि यूनिट, एट व्हाट सेल्स वॉल्यूम विल दी कंपनी हैव ब्रेक इवन। अब हमको बता कि अब कंपनी को ब्रेक इवन कब मिलेगा। ओके सर, ब्रेक इवन वॉल्यूम मतलब कि अगर यहां पर मैं बात करूं वॉल्यूम, सर वॉल्यूम मतलब, सर वॉल्यूम का मतलब तो क्वांटिटी होता है, लेकिन सर वॉल्यूम में मतलब क्वांटिटी होता है, लेकिन सर यहां पर तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की कोई डिटेल ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेल्स वैल्यू में निकाल देंगे। क्लियर है, आगे चलो। दूसरा पॉइंट, व्हाट सेल्स वैल्यूम विल रिजल्ट इन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कितनी सेल्स वॉल्यूम हमें अचीव करनी है अगर हमें प्रॉफिट 4 लाख कमाना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं ये बोलूं कि ब्रेक इवन पॉइंट का है तो गलत होगा क्या, नो। दूसरा क्वेश्चन मैं ये बोलूं डिजायर्ड सेल्स का है तो गलत होगा क्या, आंसर है सर आप बोलो और गलत हो जाए, फिर क्या मतलब आपको हमारा पैसा देने का, आपकी बात गलत हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों जब क्वेश्चन आपसे ये बोले ना केवल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, हाँ सेल्फ एक्सप्लेन्ड। लेकिन क्वेश्चन जब इस तरह की लैंग्वेज बोले ना, इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल चाहिए, इसका मतलब आपकी इच्छा है 4 लाख का प्रॉफिट कमाना, आपकी इच्छा है, आपके लिए टारगेट है, आपका डिजायर है, चाह जब होती है, जहां चाह है वहां राह है। तो हमारी चाह क्या है, 4 लाख रुपए का, 1 2 3 4 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने की। तो ऐसे केस में आप लोगों को डिजायर्ड सेल्स निकालना। आ जाइए फटाफट से बिना समय गवाए एक झटके में कर देंगे इस क्वेश्चन को। कितने मार्क्स का था रे बाबा, ओ माय गॉड। इस क्वेश्चन की तो मैंने आपको महिमा तो बताई नहीं थी कि क्वेश्चन नंबर 5 की महिमा क्या है। अब महिमा मतलब, महिमा किसी लड़की का नाम नहीं है, महिमा का मतलब है इंपॉर्टेंस। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 न्यू स्टडी मटेरियल में है, इसका मतलब क्या न्यूली इंसर्टेड लिखा है, नो, इसका मतलब ये पहले वाले एसएम में भी था। न्यू एसएम का मतलब हो गया ये पहले भी था, अब नया एसएम में भी कवर अप किया है, वर्क बुक में भी था, और जून 2016 में 4+4 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आए हाय क्या बात है, महिमा तेरी अपरंपार। आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहला पॉइंट पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना होगा, डेफिनेटली मुझे निकालना होगा रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी, सर जो आपको एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में दे रखी है 40 लाख की वो तो है ही है, प्लस इसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट का भी जोड़ दोगे, जो क्वेश्चन ने बोला है 20 लाख का एडवर्टीजमेंट। तो ऐसा करके हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 60 लाख। अब दोस्तों मुझे यहां पर निकालना है पीवी रेशियो, लेकिन पीवी रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिएगा, पहले सेल्स। सेल्स कितनी है सर 80 लाख, इसमें से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी दोस्तों, प्रेजेंट के अंदर टोटल कॉस्ट है 88 लाख की, इस 88 लाख में मैं मेरी प्रेजेंट की जो फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज 40 लाख उसको कर दूंगा लेस। तो 40 लाख को अगर मैं लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगी मेरी 48 लाख, और अगर ये लेस कर देता हूं दोस्तों तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 32 लाख, और 32 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया तो मेरे पास पीवी रेशियो भी आ जाएगा। और पीवी रेशियो कैसे आएगा, 32 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स दैट मींस 80 लाख, तो मेरे पास पीवी रेशियो आ जाएगा, और वो होगा 0.40 बोलूं या 40% बोलूं एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 40%। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट है, यस सर है, पीवी रेशियो है, यस सर है, तो निकाल दो ना फिर। आ जाओ बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा आपका 60 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विच इज 40%, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और वो होगा ₹150 लाख। आंसर आ गया क्या, आ गया आंसर आ गया। चलो जी चलो, पहला क्वेश्चन डन है जी। ऐसे डरने का नहीं है, मैं कई बार है ना ऐसे मेरे अंदर कभी कभार ऐसे भूत आ जाते हैं, मैं कभी कभार ऐसे चिल्लाने लग जाता हूं, पागल हो जाता हूं ना जब मैं, तो ऐसे हो जाता है कई बार।
ऐसे एबनॉर्मल हो जाता है इंसान जब सीएमए सीए ये सारी चीजें आप करते हो ना, मतलब इंसान अपने आप में नॉर्मल रह ही नहीं पाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबनॉर्मल, यू आर एबनॉर्मल पर्सन ना, दुनिया से भीड़ से अलग। तो जब दुनिया से भीड़ से अलग हो तो भीड़ से अलग काम करो। आओ जी, डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड सेल्स, चाहत, फरवरी वाली चाहत की बात नहीं कर रहा हूं, यहां डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। मैं डीपी लिख रहा हूं तो इसको, डीपी को आप लोग जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं उसको मत समझ लेना, डिजायर्ड प्रॉफिट है। डिवाइडेड बाय क्या होगा सर? डेफिनेटली पीवी रेशियो। तो डिजायर्ड सेल्स रुपीज में आ जाएगी। आपके पास फिक्स कॉस्ट है क्या? यस सर है। कितनी है सर? 60 लाख, अभी अभी ऊपर कैलकुलेट की है। प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है क्या? यस सर है। कितना है? 4 लाख, ये लीजिए। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है क्या? यस सर है, 40%, तो ये लीजिए। और अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी डिजायर्ड सेल्स, और डिजायर्ड सेल्स कितनी आ जाएगी सर? 64 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो दैट मींस 160 लाख आ जाएगी। आ गया आंसर, आंसर आ गया 160 लाख और 160 लाख। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। 8 नंबर पूरे पूरे पक्के डन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर खत्म। लेक्चर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का हो गया है खत्म। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। हो गया काम? चलो जी। इसमें तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, मतलब इसमें तो बताने लायक कुछ है ही नहीं। देखो, मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, निकाल दी। पीवी रेशियो सिंपल तरीके से निकालना था, सेल्स दे रखी थी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता थी, लेकिन बैलेंस शीट फिगर से निकाल लूंगा ना। टोटल कॉस्ट दे रखी है 88, जिसमें 40 लाख तो मेरी क्या थी? फिक्स कॉस्ट। तो 40 लाख फिक्स है तो बाकी बची हुई वेरिएबल, तो 48 लाख की वेरिएबल। तो आ गया मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन में जब सेल्स का डिवाइड किया तो आ गया पीवी रेशियो। और बीपी चाहिए तो फिक्स कॉस्ट में डिवाइड लगा दो, और डिजायर्ड सेल्स चाहिए तो प्रॉफिट को ऐड करके फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दो। दैट्स इट, काम खत्म। चलो जी, हो गया। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 डन है। टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 5 डन है, 7 क्वेश्चन बचे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर फटाफट। आज इस लेक्चर नंबर जो 11 है ना, इसके पार्ट ए और बी दोनों में मेरा टारगेट है कि इस चैप्टर को फिनिश करने का। आई नो वेरी वेल, 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, छूटता है, होता है। जो हर चीज चाहते हैं ना वो पूरी कभी नहीं मिलती है, तो होता है ऐसा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना होगा उतना अच्छी होगा, बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर देकर के जाएगा, और इतनी आसानी से देकर के जाएगा ना, मजा आ जाएगा, मतलब लाइफ हुला लाला हो जाएगी आपकी। आइए क्वेश्चन नंबर 6। सर आज क्या खाना गलत खा के आए हो क्या? हाँ यार, अभी अभी क्या है ना, बर्गर किंग का मैंने बर्गर खाया था, और कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा नहीं, 5-7 गिलास पिए थे, तो बस उसी का असर है। और कोल्ड ड्रिंक ना, मतलब अब हम लोग क्या है ना, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये होती है माला। ये एक प्रूफ है हमारे जैसे लोगों के लिए कि दैट हम लोग ना पीते नहीं है, पीते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एल्कोहलिक नहीं है। आई एम नॉट मोर एल्कोहलिक। कभी जिंदगी में खांसी की दवाई के अंदर अल्कोहल आया तो आया, उसके अलावा कभी जिंदगी में ना पिया ना पिएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जो दक्षिणा दी थी, ये गुरुदेव की माला है। उन्होंने जब गुरु दक्षिणा दी हमको तो उनका कहना यही था, क्या आप कभी जिंदगी में आप शराब को कभी हाथ लगाएंगे? मैंने कहा शराब हाथ तो लगाने का तो कुछ कह नहीं सकते, कभी किसी दोस्त के लिए लेके आनी पड़ गई तो मजबूरी है, बट पिएंगे नहीं इसकी बात गारंटी है सर। मैंने मेरे गुरुजी को ये कहा, तब उसके बाद में उन्होंने हमें ये माला दी, मेरे को और मेरे बड़े भाई जो कि हैं CS आदित्य लाटा, आप सब लोग जानते होंगे। तो हम दोनों को जब ये हुआ तो इसके बाद में हम लोग वो पीते नहीं है। अब लेकिन क्या है ना, इंसान है, पीने की इच्छा भी होती है, तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स से मन की भड़ास ऐसे निकालते हैं कि हमारे घर वाले दुखी हैं बेसिकली, कि यार हद होती है भाई कोल्ड ड्रिंक पीने की। मतलब ऐसा कौन आदमी होता है भाई कि 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मंगाते हो, 1 घंटे में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खत्म, और पीने वाले कोई 10-20 आदमी नहीं, 8-10 आदमी नहीं, केवल 2 आदमी, आदित्य लाटा, आशुतोष लाटा, दोनों इतने ज्यादा पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, पता ही नहीं पड़ता, मतलब पता ही नहीं पड़ता। लेके आते हैं दूसरे के लिए, कभी मेहमान आया ना, मेहमान के लिए 1 गिलास, बाकी बचे हुए 8-10 गिलास अपने, ठीक है ना। ऐसा बेनिफिट होता है कई बार, ध्यान रखना, कभी ऐसा बेनिफिट होना खत्म कर लेने का है, बाद में कल किसने देखा, क्या पता बचे ना बचे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के रिकॉर्ड से डेटा आया, क्या आया? ईयर 1 ईयर 2, 2 अलग अलग सालों का। ध्यान से सुनिएगा, सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है,
क्वेश्चन जानना चाहता है रिक्वायर्ड, कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट। आय हाय हाय हाय, ब्रेक इवन पॉइंट बताया। अब बच्चा बोलता सर रुपीज में कि यूनिट्स में? मैंने कहा मुझे एक चीज देख के बता बेटा, यहां पर कभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता है क्या? नो सर, नहीं निकल सकता। तो डेफिनेटली रुपीज में आएगा, वो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब समस्या ये, इस क्वेश्चन में ना तो फिक्स कॉस्ट दे रखा है ना पीवी रेशियो दे रखा है, तो कहां से लाएं? अभी लाएंगे, आगे चलो, उसके बाद में आगे चलेंगे। प्रॉफिट और लॉस बताओ व्हेन सेल्स अमाउंट टू 60,000। आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताना है अगर सेल्स 60,000 हो तो। तीसरे पॉइंट में रिक्वायर्ड सेल्स बतानी है अगर आपको प्रॉफिट 20,000 चाहिए तो। पहला क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट का, तीसरा क्वेश्चन डिजायर्ड सेल्स का, और ये वाला क्वेश्चन प्रॉफिट कैलकुलेशन का। लेकिन समस्या यहां पर आती है, इस क्वेश्चन के अंदर ना तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। अब आए तो आए कहां से, लाए तो लाए कहां से? अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या? देखो दोस्तों, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन दे रखा है क्या? नो सर, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा। कैलकुलेट हो सकता है क्या? नो सर, कंट्रीब्यूशन अभी तक तो कैलकुलेट होता नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी क्वेश्चन में दो अलग अलग सालों का डेटा दिया हो और क्वेश्चन आपको सेल्स दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो आपको समस्या याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मुझे पता है आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा इसका कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल है, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बनाना बताता हूं। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है, हमें नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन कहां ऐसे आएगा, सेल कहां से आएगा। दोनों ऊपर दो अलग अलग सालों का दे रखा हो तो चेंज एंड चेंज का साइन बना दो। आपको पता है ऊपर भी चेंज नीचे भी चेंज, चेंज से चेंज कट जाता है, आपको पता है। तो ऐसे केस में चेंज इन कंट्रीब्यूशन, लेकिन समस्या यही तो है दोनों साल का कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो या चेंज इन प्रॉफिट हो, बोथ विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि दोनों सालों में फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। लेट सपोज से मेरी सेल यहां पर 1 लाख, यहां पर 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख। सपोज से मेरा 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 60%। तो 1 लाख पर 60% मतलब कि 60,000, 2 लाख पर 1,20,000। लेस करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा सर? 40,000 एंड 80,000। इसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप लेस करोगे फिक्स कॉस्ट। से एग्जांपल फिक्स कॉस्ट है 20। अब आपको पता है चाहे ये साल हो चाहे ये साल हो 20 ही रहेगा। बच्चा बोलता है सर फिक्स कॉस्ट बदल भी तो सकती है अगले साल। मैंने कहा आपका ये फॉर्मूला बेस्ड ही इस एजम्पशन पर है, देयर इज नो फिक्स चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कल को चेंज होता है तो हम उसको कंसीडर करते हुए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको उस चीज के भी बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आप लोग लेस कर दोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा सर? यहां पर 20,000 और यहां पर आपका 80 माइनस 20 60,000। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 40,000। आई नो पहले मैं बता चुका हूं इसके बारे में। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है सर? 40,000। आपको पता है ये जो चेंज होता है ये चेंज किस कारण से हुआ है? क्योंकि हमारे यहां पर सेल्स में चेंज हुआ है। तो चेंज इन सेल हुई है 1 लाख। इस 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल के कारण से 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया है। इसका मतलब सर 40% की पीवी रेशियो है। चाहो तो चेक कर लो, वेरिएबल कॉस्ट 60% ही था। और आपको पता है चाहे चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो चाहे चेंज इन प्रॉफिट हो, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में दोनों में से ही 20 और 20 ही लेस किया गया है। इसलिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट बोथ आर विल रिमेन सेम। तो इसलिए चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं पीवी रेशियो। और एक बार पीवी रेशियो आ गया ना तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे? आइए तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख दूंगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करूंगा तो चेंज इन प्रॉफिट मेरे पास कितना है सर? 15,000 माइनस 10,000। और चेंज इन सेल की बात करता हूं तो 1 लाख माइनस 80,000। इसका मतलब यह हो गया कि आप लोगों की 20,000 की
सेल्स जो है 20,000 का जो सेल्स है वो चेंज हुआ है, उस कारण से 5,000 का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट आपका बढ़ा है। 5,000 का प्रॉफिट बढ़ा है 20,000 की सेल के कारण से, तो पीवी रेशो आपका कितना आएगा सर? 25%। तो पीवी रेशो हो गया 25%। अब आपको पता है पीवी रेशो से क्या आ सकता है सर? पीवी रेशो से हमारे पास आ सकता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है, तो आपके पास आ सकता है उससे बाकी सारी कैलकुलेशन। तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। सिंस पीवी रेशियो इज 25%, तो यहां पर मैं लिख दूंगा सिंस पीवी रेशियो इज 25%, इसलिए मैं बोलूंगा ये जो साइन होता है आपको पता है ना, ये आपको जब 2 डॉट ऊपर होता है तो ये हो गया सिंस, और ये हो गया इसलिए, दैट मीन्स सिंस पीवी रेशियो इज 25%, हैंस क्या बोल सकता हूं मैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो होगा 75%। तो इस ऊपर जो केस था उस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर्स ईयर 1 और ईयर 2, आपकी यहां पर लिखी मैंने सेल्स, आपको सेल्स दी हुई है 80,000 एंड सेकेंड ईयर में 1 लाख। इसमें से आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि क्या है आपकी सेल का 75%, और 75% का मतलब हो गया ये हो गया 60,000 और ये हो गया आपका 75,000। आप जब इसमें से ये लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास 20,000 और यहां आ जाएगा 25,000। मैं आपको बता दूं ये वाली चीज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से मैं लेस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इसको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना वो मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वो आएगा आपका 10,000 एंड 15,000, और मैं आपको बता दूं इसके बाद जो आएगा अमाउंट वो आएगा बैलेंसिंग फिगर से, और वो आपका 10 और 20 का डिफरेंस 10,000 आएगा। और यहां पर बिना बोले मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो यही अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। चाहो तो चेक कर लो, 25 में से 10 लेस होगा तो 15 ही आएगा। तो मेरे पास अब फिक्स कॉस्ट भी आ गई, अब तो काम हो गया खत्म। अब तो आओ जी आओ, क्या क्या पूछा था आपने सर? आपने क्या क्या पूछा था एक बार बताओ हमको, क्या क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 1 सर ये पूछना चाह रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट। लो जी, ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाह रहे थे आप, लो अभी बताते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। पीवी रेशियो कितना है सर? 25%। तो आपके पास ये आ जाएगा 40,000 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट। चेक करना बाबा आंसर मैच है क्या? यस सर मैच है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन जानना चाहता है कि अगर सेल 60,000 हो तो उस केस में प्रॉफिट बताओ। तो लो जी लिखे सेल्स 60,000। अब आपको सेल्स पता है, आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस सर कर सकता हूं ना। कैसे? सेल्स को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि है 25%, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 15,000। और इस 15,000 में से अगर मैं मेरी फिक्स कॉस्ट लेस कर देता हूं जो कि है मेरी 10,000, तो मेरे पास आ जाएगा सर प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आएगा? 5,000। ये लीजिए आंसर चेक करना मैच है क्या? यस सर मैच है। इसके बाद आओ जी तीसरे पॉइंट पर। क्वेश्चन जानना चाहता है कि डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स बताओ अगर प्रॉफिट 20,000 रखना है तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी सर? 10,000। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? ओ भाई साहब 10,000 की फिक्स कॉस्ट लेस होने के बाद 20,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है सर? 25%। तो अगर वो करना चाहते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी और वो आएगी ₹1,20,000। चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। दैट्स ऑल, काम खत्म। लेक्चर नंबर 11A में ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, आपकी बुक में कि ये लेक्चर नंबर 11A में हमने इस मिनट से चालू किया था, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, आई नो कि अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो समय आप लोगों का पूरा 1 घंटे का हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों का फिर भी 2-5 मिनट का समय और लूंगा ताकि मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर दूं।
फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8, 9, 10, 11 एंड 12 को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, देखते हैं जितना भी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने कहीं से कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूरे 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देन ये चलिए आइए दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दिसंबर 2019 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओनली 4 मार्क्स, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर द डेटा फॉर 2 बिजनेस यूनिट्स P एंड Q। आप लोग की बिजनेस यूनिट्स का मतलब आप कोई प्रोडक्ट है उसमें डील करते हो, 2 प्रोडक्ट है P और Q। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 2 हैज बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको कैलकुलेट करके बताना है दोनों में से किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है। ओके जी, बता देते हैं। यूनिट P, यूनिट Q, रुपीज में डिटेल दे रखी है आपको। सेल्स प्राइस दे रखा है 100 एंड 250। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 80 एंड 150। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1,75,000 और 2,25,000। सेल्स भी आपके पास, फिक्स कॉस्ट आपके पास है। और बजटेड सेल्स दैट मींस आपकी टोटल एक्चुअल सेल्स जो है वो आपको दे रखी है 1 लाख की एंड 2,50,000 की। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि दोनों में से किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा बेटर है। तो आइए दोस्तों फटाफट से कर देते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा सर, करके बताओ। मैंने कहा आइए ना, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है सर, A का 100 है, इसका 250 है। इसमें से अगर आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अगर लेस कर देते हो, जो कि है 80 एंड 150, वो अगर आप लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वो कितना आएगा 20 एंड 100। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है, यस सर दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बजटेड सेल्स दे रखा है, यस सर दे रखा है। आइए आपको यहां पर ए पॉइंट, आपको बजटेड सेल्स दिया हुआ है। अब बजटेड सेल्स तो आपको रुपीज में दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। बजटेड सेल्स आपको दे रखा है, यहां पर तो दे रखा है 1 लाख और यहां पर दे रखा है 2,50,000। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं कि मुझे यहां पर बजटेड सेल्स जो है वो यूनिट्स में बताइए, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या? आंसर है यस सर, बता सकते हैं। कैसे बताओगे सर? बड़ा आसान है। हम हमारी बजटेड सेल्स में सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिवाइड लगाएंगे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को ऊपर ही ऊपर दे रखी है 100, तो 100 है तो ये हो जाएगी 1000 यूनिट और ये 250 है तो यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर भी 1000 यूनिट्स आपके पास हो चुकी है बजटेड सेल्स यूनिट में। आइए दोस्तों, आपको पता है अगर बजटेड सेल्स आपके पास है और अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकाल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, तो बजटेड सेल्स यूनिट्स में से अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट को लेस कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स आ जाएगी। आइए तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको दे रखी है कितनी सर? फिक्स कॉस्ट मेरी दे रखी है यहां पर 1,75,000 और 1,75,000 है, उसमें अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि है 20, अगर उसका डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और अगर मैं प्रोडक्ट बी की बात करूं तो यहां पर मेरी दे रखी है 2,25,000 की फिक्स कॉस्ट और 2,25,000 की फिक्स कॉस्ट में अगर मैं डिवाइड लगा देता हूं इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो कि है 100, तो मेरे पास इसकी बीपी इन यूनिट्स आ जाएगी। तो कितनी आ रही है सर? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20, तो यहां पर आ जाएगा 8,750। अब बच्चा बोलता है सर ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, एक्चुअल सेल्स तो 1000 आ रही है, ब्रेक इवन सेल इतनी ज्यादा कैसे आ रही है? मैंने कहा आ सकती है, इसका मतलब ये कंपनी भयंकर लॉस में है। चाहो तो चेक कर लें, आप चाहो तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 1000 यूनिट्स आपकी और 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, तो इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है टोटल? 1000 यूनिट पर 20 रुपए के हिसाब से 20,000 का कंट्रीब्यूशन। और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है?
1,75,000। तो इसका मतलब आप लोगों को 1,55,000 रुपए का हो रहा है लॉस। और दोस्तों जब आपको लॉस हो रहा होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होती है कि नहीं होती है? आंसर है यस सर, होती है। लेकिन बस उसमें अंतर केवल इतना सा होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस में कैलकुलेट होती है। कैसे आएगा? अब निकालेंगे हम लोग सी पॉइंट, और सी पॉइंट में निकालूंगा मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स जो है वो मेरी निकलेगी, और वो कैसे निकलेगी? ए माइनस बी। और ए माइनस बी का मतलब हो गया मेरी बजटेड सेल्स यूनिट्स, और उसमें से मैं ये लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा 7,750 माइनस में। और यहां की बात करूं तो ये कितना आ रहा था भैया? कैलकुलेट ही नहीं किया मैंने, वाओ। ये आया था मेरा 2250 यूनिट। और अगर ये कैलकुलेट करें तो यहां पर ये कितना आएगा? 2250 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 1250 माइनस का 1250 माइनस का। ये लीजिए। अगर कोई मेरे को कहे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप परसेंटेज में भी बताओ तो बता दो। कैसे कैलकुलेट होगा? आपका कैलकुलेट होगा C डिवाइडेड बाई ए। C डिवाइडेड बाई ए मतलब कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा माइनस का 775%। आप लोग आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। ये माइनस का 775 है, आपको बुक में माइनस का 77.5 दिया गया है, वो पॉइंट हटा लीजिएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा माइनस का ही 125%। इसका आंसर बुक में करेक्ट दिया हुआ है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आप लोगों का समाप्त होता है लेक्चर 11A के अंदर ही। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी का पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। इसका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब कई बार बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है। कई बार बच्चा मेरे को बोलता है सर कोई जरूरी है आप इस तरह से ही इसका सॉल्यूशन दो? मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आप चाहो तो ऑल्टरनेटिवली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ऑल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे? ऑल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आपको बजटेड सेल्स इन यूनिट्स जो है वो तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, वो आपको निकालना है। आप इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक आप पहुंचे, 20 आया और यहां पर 100 आया। आप यहां पर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते थे। कंट्रीब्यूशन कैसे? ये जो यूनिट आई है आपकी 1000 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 1 लाख। इसमें से आप अपनी फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको लेस करेंगे, जो कि है 1,75,000, और यहां पर आएगी 2,25,000। तो ऐसा लेस करने के बाद में आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि आएगा माइनस का 1,55,000, और यहां पर आएगा माइनस का 1,25,000। यह आ जाएगा प्रॉफिट। और जब आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपको यूनिट बतानी है तो कैसे करनी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आप जब ये करेंगे 1,55,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 1,55,000 डिवाइडेड बाय 20, तो इससे आंसर आएगा 7750, जो कि यहां पर दे रखा है। और सेम उसी तरह से ये 1250 आ जाएगा 1,25,000 माइनस का लॉस डिवाइडेड बाय आपकी 100 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपके पास 1250 यूनिट माइनस में आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको बस केवल इतना बताना है। अब इसके अंदर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, जो कि क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों में से किसका बेटर है, तो दोस्तों हम क्या बताएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ द केसेस आर नेगेटिव। दोनों ही केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है। बोथ आर नॉट बेनिफिशियबल, दोनों बेनिफिशियबल नहीं है। बट इफ वी कंपेयर बोथ द टू देन वी कैन से, तो हम इसकी सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बी है, जो प्रोडक्ट क्यू है, प्रोडक्ट क्यू इज बेटर देन, ऑल्दो बोथ आर नॉट बेनिफिशियबल, दोनों बेनिफिशियबल नहीं है। भाई अगर कोई मेरे को बोले कि माइनस में आपका लॉस जो है वो आपका लॉस आ रहा है, एक तरफ लॉस आ रहा है 1,55,000, एक तरफ लॉस आ रहा है आप लोगों को 1,75,000, मतलब 1,25,000, तो बच्चा क्या बोलेगा? 1,55,000 वाला लॉस ज्यादा बुरा है सर। लेकिन आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर 775% जो मार्जिन है ना, वो 775% का जा रहा है, और यहां पर 125% का जा रहा है। तो इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि जो माइनस में 125% है ना, वो कम से कम थोड़ा तो बेटर है ना। भैया आपको एक तरफ तो बोला गया कि भैया आपको माइनस के हैं, दोनों माइनस में, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जीरो के बाद में
-1 और -2, इसमें से -1 बेटर होता है। हमारी आदत होती है कि जितनी बड़ी वैल्यू उतना अच्छा काम होता है, लेकिन माइनस के केस में जितनी छोटी वैल्यू वो उतना अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा अगर हम प्रॉफिट पे जा रहे हैं तो, क्योंकि -1 का मतलब केवल 1 रुपए का लॉस, -2 का मतलब 2 रुपए का लॉस। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस के केस के अंदर जिसकी वैल्यू कम होती है वो बेनिफिशियल होता है। दैट्स इट। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हमारे आगे की क्वेश्चन करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। बस ये अपने पास गिन के 5 क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट की अगर मैं कवरेज की बात करूं तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर कवर अप किया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 4 क्वेश्चन हमने यहां कवर अप किए हैं। कोशिश तो पूरी रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि अगले पार्ट में सारे क्वेश्चन होंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बचेगा तो उसके नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।